वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे थे कश्मीरी इलेक्शंस के ऊपर और अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी बहुत सारे हलकों में मजबूत मुकाबला करी है और हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर भी बहुत तनकीद की, इस तरह से पीपल्स पार्टी भी करी है। आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में ये सिर्फ इंतखाबी सियासत है या इत्तेहादी जमातों के दरमियान अब वाकई हम कह सकते हैं कि इख्तलाफात बढ़ चुके हैं? देखिए, इलेक्शन में हमेशा से ये होता रहा है, अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाएं तो जब दो तीन पार्टियां आपस में इलेक्शन लड़ती है तो उसमें सियासी बातें भी होती है, सियासी ऐलानात भी होते हैं, एक दूसरे पे तनकीद भी की जाती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तनकीद है तो वो कुछ गैर मुनासिब अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कभी वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से। हालांकि हमारे मुंह से किसी ने ना ही जरदारी साहब के खिलाफ कोई बात सुनी होगी, ना ही जो है बिलावल भट्टू जरदारी साहब के हवाले से कोई बात सुनी होगी। हम अपना प्रोग्राम लेकर जाते हैं। हमेशा से जहां भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये वतेरा रहा है कि हम अपना प्रोग्राम लेकर जाते हैं और हम जो है ना तो हम अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं। ये गाली गलोच और इल्जामात की सियासत ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई करता है और इसको बहुत ही शौक है तो फिर जवाब देना हमारा भी हक बनता है। और जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो लाहौर में अपनी पोजीशन का पता चल गया है, खैबर पुख्तूनख्वा में इनका नामो निशानी नहीं है। अगर मैं पूरी पंजाब की बात कर लूं तो वहां पर भी इनका तकरीबन खात्मा हो चुका है। बलूचिस्तान में इनकी कोई वो सीट नहीं है, कहीं पर ये नजर नहीं आ रहे। तो जो हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी सिंध के चंद शहरों तक महदूद हो गई है और महदूद है भी, ये एक ठीक। रियलिटी अच्छा है। अच्छा सर, मुझे तो कहेगा कि आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से अगर अलहदा हो जाती है, वैसे अब तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बताइएगा कि आप स्टेबल कितना रहेंगे, गवर्नमेंट कितना मुस्तहकम रहेगी, आपके कुछ सियासी प्लान्स हैं इस हवाले से? अगर कुछ इस तरह का काम हो गया तो क्या होगा? जो एक्शन कमेटी ने जो कुछ वो गंदे किया था उनको भी साफ करना। हाँ हाँ जी नहीं होते हैं, वो कहा था कि मैं जिस कश्मीर को जिस तरह हमारी छोड़ गया थोड़ा सा था, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। डिस्टॉर्शन आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि इसको फिक्स करने की कोशिश करें। अरबाब साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलें जी, अरबाब साहब से हमारा राब्ता ख़वातीन वज़ात हमें एक बार उनकी राब्ता बहाल हो गया हमारे साथ। सर आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्या कह रहे थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है जितने बड़े ओहदे हैं, ये सदर पाकिस्तान हो गया, सेनेट चेयरमैन हो गया, इसके अलावा दो सूबों के गवर्नर हो गए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती है। तो देखिए, ये तमाम जो आईनी बड़े ओहदे हैं ये तो उन्होंने लिए हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं है। तो मुझे समझ दे रही कि ये अवाम को क्यों धोखा दे रहे हैं। ये तो अवाम को धोखा देने वाली बातें हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमसे राह जुदा भी कर ले तो उसके बावजूद भी हमें सिंपल मेजॉरिटी हासिल है कौमी असेंबली में, और हम चाहते नहीं है कि वो हमसे अलहदा हो जाए, या हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम उनको खुद से अलहदा कर ले। लेकिन अगर उनको बहुत ही शौक है अलहदा होने का तो बिल्कुल हम कोई उन पे वो कदगन नहीं लगा रहे हैं, ना हम कोई जबरदस्ती उनको अपने साथ कर रहे हैं। हमने तो जो फैसले भी किए हैं मुल्क की मुफाद में किए हैं। आपको याद होगा सही। बल्कि अच्छा पूरी सर, फिर कौम को मुझे भी ये बताएं, कहते हैं कि विफाक और आज़ाद कश्मीर में एक ही जमात की हुकूमत होने से तरक्याती मंसूबों पर बेहतर अंदाज में अमल दरामद भी मुमकिन होगा या फिर इसके बरक्स हो सकता है? बिल्कुल, ये एक फैक्ट है कि अगर वफाक की हुकूमत होगी तो मैं सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि चारों सूबों में फिर एक ही पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि वफाक जो है ना वो सूबों की अलामत है। वो जो है ना वो वफाक की मिसाल वालिदैन की तरह होती है। और अगर सूबों में कोई दूसरी पार्टी की हुकूमत होगी जिस तरह खैबर पुख्तूनख्वा और सिंध में है तो वहां पर यहाँ पर आप देखिए कि फिर मामलात कुछ खराब होते हैं। और उनको, हालांकि मैं अगर आपको बताता चलूं कि खैबर पुख्तूनख्वा को अब तक वफाक की जानिब से 54 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हालांकि अच्छा। ये लोग तो हर वक्त ये रोना रोते हैं कि वफाक हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करे, लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत इसके बरक्स है। लेकिन हकीकत बयान कौन करता है? कोई भी हकीकत बयान नहीं करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वफाक की हुकूमत हो
तो फिर चारों सूबों में भी उनकी हुकूमत होनी चाहिए। तो इसी तरह कश्मीर में भी जो है ना तो वफाक के साथ वो जा रहा है। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना तो वहां पर भी चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहां भी कायम होती, लेकिन वो मैं फिर कभी जिक्र कर लूंगा कि वो हुकूमत सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अरबाब खिजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खबरतीन वज़ात आगे बढ़ते हुए अब क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज़ पाकिस्तान ने पूरे एतमाद बैटिंग करते हुए वनडे के इख्तिताम पर दिन के इख्तिताम पर बैग पार्डन वेस्ट इंडीज़ के 311 रन के जवाब में 199 रन बना लिए। शान मसूद 88 रन बनाकर नॉट आउट है, जबकि उनके साथ सलमान अली आगा विकेट पर मौजूद है जिन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। इमामुल हक 63, आज़ान अवैस 0 और कप्तान बाबर आजम 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। टेस्ट के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज़ ने अपनी पहली इनिंग्स 194 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर आगे बढ़ाई थी और क्योम होज 84 रन बनाकर आउट हुए और शाहोब 92 रन की इनिंग्स खेल सके। वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम खाने के वक्फे के बाद 311 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, मोहम्मद अब्बास ने 3, खुरम शहजाद ने 2 और आमिर जमाल ने 1 विकेट ली। और इसी पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साइम अशफाक ने हमें ज्वाइन कर लिए। थैंक्स साइम फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने बताया तो ऐसा तो लग रहा है कि पाकिस्तान ने पूरा एतमाद बैटिंग की है, आप इसको कैसे देखते हैं? दूसरा, आपको लगता है कि क्या इस पोजीशन से पाकिस्तान मैच पर ग्रिफ्ट मजबूत कर चुका है? बिल्कुल, पाकिस्तान ने बहुत कॉन्फिडेंटली बैटिंग की है। 311 रन्स के हदफ में जो पाकिस्तान ने 199 रन्स किया है, बट इट्स नॉट द एंड। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो वेस्ट इंडीज की लीड है वो 100+ रन्स की है, तो यहाँ से आगे सलमान अली आगा को बड़े कॉन्फिडेंटली बैटिंग करनी होगी। ये जो विकेट है ये फास्ट बॉलर्स को हेल्प देता है, तो जैसे मैच के डेज आगे जाएंगे तो फास्ट बॉलर्स को मजीद हेल्प मिलेगी, ग्रिप मिलेगा। तो पाकिस्तान बैट्समैन को संभल कर खेलना होगा और वेस्ट इंडीज ने जैसे बैटिंग की, बिल्कुल वेस्ट इंडीज को क्रेडिट देना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जैसे क्रेडिट देना पड़ेगा इमामुल हक, जिनका कमबैक हुआ है और उसके बाद एक जबरदस्त इनिंग्स उन्होंने खेली है। सो पाकिस्तान इज गोइंग गुड, बट आगे संभल कर खेलना पड़ेगा बिकॉज वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक जो है वो काफी मजबूत है। अच्छा, ओवरऑल अगर साइम इस पूरे मैच की बात की जाए जहाँ पे पाकिस्तानी पेसर्स ने भी अच्छा कमबैक किया, पहले दिन के बाद दूसरे दिन से एकदम से हमें विकेट्स भी मिली, अब हमारी बैटिंग भी स्टेबल लग रही है। सो इस टेस्ट मैच में तो मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ खेलते हैं, इस लीड को ख़त्म करते हैं, तो हम अपनी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और जीत की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है हसनैन, अगर पाकिस्तान थोड़ा तेज खेलता है और जीत की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग अटैक मौजूद है जो वेस्ट इंडीज को दूसरी इनिंग्स में मुश्किलात में डाल सकता है। फर्स्ट इनिंग में आपने देखा मोहम्मद अली ने जिस तरह से बॉलिंग की, उनके साथ आमिर जमाल ने जिस तरह से बॉलिंग की, तो वेस्ट इंडीज को मुश्किलात में सेकंड इनिंग्स में डाला जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान टीम जब खुद सेकंड इनिंग में बैटिंग करने जाएगी तो कंडीशंस काफी वेस्ट इंडीज में डिफरेंट हो जाते हैं, बिकॉज जिस तरह की वहां पे वेदर कंडीशंस हैं और पिच डिफरेंट बिहेव करेगी पाकिस्तान जब सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आएगा। तो इसलिए पाकिस्तान को कोशिश करनी पड़ेगी कि वेस्ट इंडीज को जितने कम रन पे रिस्ट्रिक्ट कर सकें और जितनी बड़ी लीड ले सकें, तो पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स में देन वेस्ट इंडीज को काबू कर सकता है। अच्छा साइम, शान मसूद के हवाले से मुझे बताएं कि 88 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट रहे। उसके बाद शान मसूद की अगर बात करें तो उन्होंने भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला, तो ओवरऑल आप इन दोनों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, 137 गेंदों पर 84 रन बनाए 11 चौकों की मदद से और 64 का स्ट्राइक रेट था। इट्स नॉट अ बैड स्ट्राइक रेट। टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक बहुत जबरदस्त काम एंड कंपोज्ड इनिंग है शान मसूद की। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि शान मसूद को अब इस इनिंग को आगे लेकर चलना होगा, बिकॉज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आगा सलमान अभी न्यू बैट्समैन है, विकेट गिरी है, तो शान मसूद को चाहिए है कि इस इनिंग्स को आगे रोटेट करें और पाकिस्तान के ऊपर ये जो लीड है 311 रन वेस्ट इंडीज ने स्कोर किए हैं, शान मसूद को अपनी सेंचुरी की तरफ भी जाना चाहिए है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ऊपर लीड है इसे खत्म करें, क्योंकि इसके बाद मोहम्मद रिजवान है, देन आपके पास ऑलराउंडर्स, 2 ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, आमिर जमाल हैं और अली उस्मान हैं। तो बैटिंग के अंदर डेप्थ काफी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि शान मसूद इस इनिंग्स को आगे लेकर कैसे चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये हर शख्स के हवाले से तो हम बात करते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से
अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट नहीं चला तो वो बाबर आजम का, कप्तानी के बगैर भी नहीं चला। अब वो कप्तान बने फिर भी 23 रन पे आउट हो गए, और जब भी वो विकेट देते बड़ा चीपली आउट होते हैं। इस तरह लगता है कि वो बड़ा सेफ एंड साउंड खेल रहे हैं, कवर ड्राइव अच्छी लगती हैं, बॉल मिडल हो रहा होता है, उसके बावजूद भी आउट हो जाते हैं। क्या वजह है, क्यों फोकस नहीं कर पा रहे बाबर आजम गेम पे? बिल्कुल, बाबर आजम का जो है ये एक बैड पैच चल रहा है। मेरे ख्याल से बाबर आजम को इस वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद अगर ये सीरीज अच्छी नहीं रहती तो कुछ अरसे के लिए रेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज यंगस्टर्स हैं, अजान अवैस हैं, उसके बाद आपने देखा काफी यंगस्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते इस वेस्ट इंडीज की सीरीज में, सो बाबर आजम शुड टेक रेस्ट। तो बाबर आजम बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। हम जानते हैं पाकिस्तान को ऐसा बैट्समैन अरसा दराज के बाद मिला है, तो हमें ऐसे बैट्समैन को गंवाना नहीं चाहिए। बाबर आजम बिकॉज हमारे एक स्टार हैं, तो बाबर आजम को चाहिए है कि अगर ये बैड पैच उनका है तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो बाबर आजम जरूर परफॉर्म करेंगे। मतलब आपको लगता है कि अगर दूसरी इनिंग्स में उनका कमबैक होता है तो वो बड़ा स्कोर बना सकेंगे? बिल्कुल, बाबर आजम का जो प्रेशर है वो दूसरी टीम के ऊपर काफी रहता है, बिकॉज वेस्ट इंडीज भी ये जानती है कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और अगर बाबर आजम का बल्ला चला तो वेस्ट इंडीज के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसलिए वेस्ट इंडीज ये चाहेगी कि दूसरी इनिंग्स के अंदर भी बाबर आजम की विकेट जल्द अज जल्द ली जाए, क्योंकि जब बाबर आजम की विकेट आ जाती है तो पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। सर, वो जंगल में एक कहानी आपने सुनी होगी, शेर आया वाली, लेकिन वो अल्टीमेटली पहले तो शेर आता नहीं है, लेकिन जब शेर आता है सबको चौंका देता है। लेकिन अब हम 2-3 साल से सुन रहे हैं कि शेर आया, बाबर आजम की फॉर्म आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। अब ये 3 साल हो गए। आई थिंक 2022 के बाद कोई सेंचुरी वो नहीं कर सके। एक बल्कि की थी उन्होंने, ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी तक नहीं कर सके। सो क्या वजह है, कब तक ये बाबर आजम अपनी फॉर्म में आएंगे? एक बहुत लंबा पैच हो चुका है। लेकिन बाबर आजम को सबसे पहले तो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना होगा, बिकॉज हमने देखा कि पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर्स हैं वो आजकल फिटनेस के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो उसके ऊपर पीसीबी ने भी अब ये कर दिया है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कि जहां पर पहले 10 से 15 टेस्ट होते थे, अब पीसीबी ने 20 से 25 टेस्ट रख दिए हैं, फिटनेस टेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो बाबर आजम को चाहिए सबसे पहले तो वो अपने फिटनेस के ऊपर काम करें, और उसके बाद अपनी बैटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। बाबर आजम जब सीरीज से फ्री होते हैं तो ये जितने क्रिकेटर्स हैं इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, जो कि इन सब का कोर है। अगर ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं प्रॉपर्ली, वहां से ऊपर आते हैं, तो आप देखें शान मसूद को देखें, आप इमामुल हक को देखें कि वो परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं, या अजान अवैस हो गए, आपके बाकी यंगस्टर्स हैं। इसलिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मैं अगर सजेशन दूं तो वो ये है कि इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के परफॉर्म करके देन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलें, तो इनका ये जो बैड पैच है, बैड फेस है, ये कवर हो सकता है। अच्छा साइम, अगर हम सब की बात करें, मोहम्मद अली है, मोहम्मद अब्बास है, खुरम शहजाद है, आमिर जमाल है, सब ने अपना अपना अच्छा खेल पेश किया, अपना किरदार अदा किया, लेकिन आपको क्या लगता है किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मुतासिर कुन रही है? बिल्कुल, आप देखिए सबसे ज्यादा मुतासिर कुन मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस रही है, जिन्होंने 4 विकेट्स लिए। क्योंकि मोहम्मद अली एक अच्छे बॉलर हैं, सुलझे हुए बॉलर हैं, जिनकी लाइन एंड लेंथ काफी बेहतर है। तो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की वो जबरदस्त बॉलिंग थी। मैं जिस बॉलर की विकेट चाह रहा था कि जो बॉलर विकेट्स ले वो अली उस्मान थे, क्योंकि एक अरसा दराज के बाद उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट में चांस मिला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। लेकिन वी आर होपिंग कि सेकेंड इनिंग्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। उसके बाद बैटिंग में मैं आप सब लोग जानते हैं कि शान मसूद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं जिस बैटिंग परफॉर्मेंस पे खुश हूँ वो इमामुल हक है, बिकॉज वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। वो जहां जाते हैं वो परफॉर्म करते हैं, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो डोमेस्टिक के अंदर, और IF4 डे हो। तो इमामुल हक की परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर किया है, और मैं ये चाहूंगा कि सेकेंड इनिंग के अंदर जब इमामुल हक बैटिंग करने आए तो वो 100 करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पेस फैक्टर है मिसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। किसी ज़माने में हमारे पास 145, 150 के बॉलर हुआ करते थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि 140 के भी हमें नहीं मिल रहे, या फिर हम उनको लेके नहीं जा रहे। ये पेस फैक्टर टेस्ट क्रिकेट में मिस होता है तो बड़ा एक मज़ा किरकिरा सा हो जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए स्टैंड पेस फैक्टर की जहां तक बात है वो आपकी फिटनेस से ही जाकर जुड़ते हैं इसके ताने बाने। तो अगर आपके प्लेयर्स की फिटनेस होगी देन ही पेस फैक्टर आपका इंक्रीज हो सकेगा। आपने देखा कि नसीम शाह की फिटनेस पहले कितनी थी, उनका पेस था, अब नसीम शाह की फिटनेस क्या है। इस तरह से बाकी भी बॉलर्स हैं जो कि अपनी बॉलिंग के ऊपर, अपनी लाइन एंड लेंथ के ऊपर एंड फिटनेस के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट को ये चाहिए है कि जितने पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर्स हैं इनके लिए जब कैंप्स लगते हैं तो इनकी फिटनेस के ऊपर काम किया जाए। देन हमें कुछ इंटरनेशनल जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जैसे शोएब अख्तर हैं, वसीम अकरम हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट में लाना पड़ेगा। जब आप ऐसे लोग डोमेस्टिक सर्किट के अंदर ले आएंगे देन आप देखेंगे कि आपकी पेस भी इंक्रीज होगी, आपकी लाइन एंड लेंथ भी होगी। अभी तक हमारे पास कोई भी 150 प्लस का बॉलर नहीं है, हारिस रऊफ हैं, लेकिन उनकी पेस भी अब डाउन हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा हमें। सही हो गया। थैंक यू सो मच साइम इशफाक, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी पोजीशन को मजीद बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पर लें एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।